नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं कल बात कर चुका था, राजस्थान को पहले राजपूत राज कहा जाता था। राजपूत राज क्यों कहा जाता था? राजपूत राज क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर राजपूतों के रहने की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। दोस्तों, मैंने बताया था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो चुकी थी। औरंगजेब के मरने के बाद ये राजपूत राज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जो राजस्थान का एरिया है, राजपूत राज है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दोस्तों, हम बात करेंगे कि राजपूत राज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। उसमें से एक ये मारवाड़ और ये आमेर। अगर हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ वर्तमान में जोधपुर में है। और अगर हम आमेर की बात करें तो आमेर वर्तमान में राजस्थान के जयपुर में है। अगर दोस्तों बात करें कि उस समय जब औरंगजेब मरा और राजपूत राज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक मारवाड़ और दूसरा आमेर। अगर दोस्तों बात करें तो उस समय मारवाड़ का जो राजा था, मारवाड़ में जो राज किया करता था, मारवाड़ में राज किया करता था महाराजा अजीत सिंह। और आमेर की बात करें तो आमेर में राज किया करता था जय सिंह, महाराजा जय सिंह। ठीक है दोस्तों, महाराजा जय सिंह औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था। आगे दोस्तों बात करेंगे दोनों के दोनों। कौन दोनों के दोनों? अजीत सिंह और महाराजा अजीत सिंह और ये जय सिंह, ये दोनों के दोनों मुगल के अधीन काम किया करते थे। मुगल के अधीन काम किया करते थे। जब औरंगजेब जिंदा था तो दोनों के दोनों राजा मुगलों के अधीन ही, जैसा मुगल कहा करते थे वैसे उनके हिसाब से काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही औरंगजेब मरा और बहादुर शाह प्रथम बादशाह बना, तभी 1707 में महाराजा अजीत सिंह ने खुद को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया और एक खुद का साम्राज्य बना लिया मारवाड़ पे। ठीक है दोस्तों, और खुद को स्वतंत्र करना ही मुगलों के खिलाफ बगावत करना जैसा था, विद्रोह करने जैसा था। ऐसा सुनते ही आवाज लगी मुअज्जम को, जिसकी हम बात कर रहे थे, मुअज्जम। और यही बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, साहिब खबर, बूढ़ा बादशाह, इसको खबर लगी। और ऐसा सुनते ही बहादुर शाह प्रथम आमेर जाकर के, कहा, क्योंकि आमेर का राजा हुआ करता था, तो आमेर जाकर के विजय सिंह को आमेर का राजा बनाया और मारवाड़ जाकर के अजीत सिंह पर अटैक किया।
ठीक है, यहाँ पर मारवाड़ जाकर के अजीत सिंह पे अटैक किया और यहाँ पर एक नया राजा बना दिया जिनका नाम था विजय सिंह। यहाँ का एक नया राजा बना दिया विजय सिंह को। दोस्तों हम बात करते हैं पेज नंबर 2 की। पेज नंबर 2 की अगर हम बात करें जब ऐसा हुआ कि अटैक हुआ बहादुर शाह प्रथम का, तभी महाराजा अजीत सिंह ने खुद को मुगलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम दक्षिण भारत की तरफ चला गया, वापस लौट गया। इसी का फायदा उठाया महाराजा अजीत सिंह ने और दुर्गादास के साथ मिलकर के आमेर में आक्रमण कर दिया। विजय सिंह को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया अजीत सिंह। आगे दोस्तों बात करेंगे कि अटैक किया और बहादुर शाह प्रथम सबके साथ शांति के साथ मेल मिलाप की नीति अपना रहा था, लेकिन वो सिखों के साथ विफल रहा ऐसा करने में, मेल मिलाप की नीति को बना पाने में सिखों के साथ असफल रहा। क्यों असफल रहा? जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सिख नेता हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह, जो औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। इनको उनकी नीतियां नहीं पसंद थीं, तो वो संघर्ष किया करते थे। और तब औरंगजेब के आगे बात करेंगे, तब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ संधि की, लेकिन अगले साल ही 1908 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, जो महाराष्ट्र के नंदेर नामक स्थान पर हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र के नंदेर नामक स्थान पर। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। दोस्तों आगे बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी और क्यों की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ मुगलों से लड़ने के लिए एक सेना बनाई गई थी, जिसे खालसा पंथ कहा जाता था। तो ये दोस्तों जो खालसा पंथ है, तो खालसा पंथ एक सेना की टुकड़ी थी, जिसमें ये माना जाता है कि ये मुगलों के खिलाफ बगावत करने के लिए या मुगलों का संघर्ष करने के लिए बनाई गई थी, और जिसे गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में पंजाब के आनंदपुर में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के मरते वक्त गुरु का पद समाप्त किया, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह माना जाता है कि ये अंतिम और 10वें गुरु थे सिखों के। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। तो गुरु गोविंद के मरते वक्त गुरु का पद समाप्त किया गया और घोषणा की गई कि मेरे बाद सिखों का कोई गुरु नहीं होगा। अर्थात गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाएंगे और अंतिम 10वें गुरु माने जाएंगे।
अब जो भी होंगे वो आदि ग्रंथ को ही अपना गुरु मानेंगे। तो जो भी सिखों में आदि ग्रंथ लिखे गए, इनके पूर्वज या आगे आने वाले 10 के आगे आने वाले और भी जो गुरु थे, उन गुरुओं के जरिए से जो भी आदि ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं के हिसाब से इनका कारभार चलेगा, ऐसा माना गया। दोस्तों हम पेज नंबर 3 की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे तो आदि ग्रंथ में लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे कि हिंदू धर्म में रामायण लिखी गई, मुस्लिम में कुरान लिखी गई, इसी हिसाब से सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई, जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु ने की थी, जिनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव के जरिए से ये गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मुगलों के प्रति हमारा संघर्ष टूटेगा नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मुगलों के प्रति हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, बंद नहीं होगा, और खालसा पंथ उसका नेतृत्व करेगा। मेरे मर जाने के बाद खालसा पंथ जो मैंने एक सेना बनाई है, ठीक है, तो वही सेना ये मुगलों के खिलाफ बगावत करती रहेगी, और सेनापति होगा जो इस खालसा पंथ का जो मेन हेड होगा, सेनापति होगा, वो मेरा सेवक अर्थात मेरा शिष्य, मेरा करीबी होगा, और जिसे बनाया गया एक व्यक्ति था बंदा बहादुर को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खालसा पंथ का सेनापति किसे बनाया गया? तो खालसा पंथ का सेनापति बंदा बहादुर को बनाया गया। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम ने क्योंकि ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मेल मिलाप की नीति हो जाए, सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति हो जाए और सब ठीक आसानी से चले, बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर के साथ मित्रतापूर्ण जो संधि थी, समझौते की करने की कोशिश की, लेकिन बंदा बहादुर ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार था। तो दोस्तों हम बात करेंगे पेज नंबर नहीं, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद पर अधिकार किया। बंदा बहादुर ने सरहिंद पर अधिकार किया और पंजाब में लुधियाना के पहले एक जगह पड़ती है, उसे सरहिंद कहा जाता है। तो बंदा बहादुर ने क्या किया? बंदा बहादुर ने सरहिंद पर अधिकार किया। पंजाब में लुधियाना में एक जगह है, उसे सरहिंद कहा जाता है। ये वही सरहिंद है जहां सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल बादशाह हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था। किसने? हुमायूं ने। और हरा करके दोबारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों कि जब 1710 में
बंदा बहादुर ने सरहिंद पर अधिकार करके गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, गुरु नानक और गुरु गोविंद, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? सिक्के। क्योंकि सरहिंद पर अधिकार किया और सरहिंद पे अधिकार करके गुरु नानक अपने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्कों का प्रचलन करवाया। इससे क्या हुआ? मुगलों की सेना बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर को पंजाब के लाहौरगढ़ में घेर लिया कि लो भैया, अब तुम मैत्रीपूर्ण संधि तो कर नहीं रहे हो, तो हम तुमको घेर लेंगे। तो लाहौर, कहाँ पर? लोहगढ़ में, पंजाब का लोहगढ़ में बंदा बहादुर को किसने घेर लिया? बहादुर शाह प्रथम, मतलब मुअज्जम ने, औरंगजेब के बेटे ने। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को लोहगढ़ पे पराजित कर दिया। ये हो गए बंदा बहादुर लोहगढ़ में 1712 में पराजित। और इसी अभियान के दौरान यही जो मिशन चल रहा था, मुगलों और सिखों के प्रति जो संघर्ष का अभियान चल रहा था, तो इसी अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम मर गया। क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु में ये बादशाह बना था। तो एज तो काफ़ी हो ही चुकी होगी 1712 में। तो ये इसी अभियान के दौरान मारा गया, या मर गया, मारा गया। ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों पेज नंबर 4 की। दोस्तों हम बात करें तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो चुकी है, वो भी 1712 में, 1712 में मृत्यु हो चुकी है। इतिहासकार एक रहे जिनका नाम था, एक इतिहासकार रहे जिनका नाम था सिडनी ओवन। इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा कि बहादुर शाह प्रथम ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अच्छे शब्द मीन्स दैट ये अच्छा करने को सोचता था। इसी वजह से इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा कि बहादुर शाह प्रथम एक अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि इसके बाद सारे के सारे जो मुगल बादशाह होंगे वो नालायक निकलेंगे और यहीं से कहानी और पकड़ लेगी डिक्लाइन की, डिक्लाइन ऑफ मुगल की कहानी और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये सारे नाकाम और नालायक आगे के बादशाह होने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे 1712 में, 1712 में, एक मिनट रुकेंगे। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्र, अब देखिए मैंने कहा था कि इनकी परंपरा चल चुकी थी कि अकबर के शासनकाल के बाद, अकबर के शासनकाल से ही पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए लड़ाई, ये परंपरा बन चुकी थी। वो औरंगजेब में भी आपने देखा, और आगे आने वाले बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्र हुआ करते थे और ये भी सिंहासन की लड़ाई इनके बीच शुरू हो गई।
4 बेटे में सबसे बड़ा बेटा जहांदर शाह हुआ करता था। दूसरा बेटा रफ़ी उस्सान था और तीसरा बेटा अजीम उस्सान था और चौथा बेटा जहानशान था। ये 4 बेटे जहांदर शाह, रफ़ी उस्सान, अजीम उस्सान, जहानशान ये इसके बेटे थे। और इन्हीं बेटों के बीच में क्या गृह युद्ध छिड़ा गद्दी को लेकर के। औरंगजेब का वजीर हुआ करता था, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, औरंगजेब का एक वजीर था असद खान। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। और उसी का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जुल्फिकार खान। किसका बेटा? इस असद खान का बेटा एक जुल्फिकार खान था। इसका साथ मिला जहांदर शाह को। किसको मिला? जहांदर शाह, बड़े बेटे जहांदर शाह को। इस बड़े बेटे को ये जो बड़ा बेटा है, इस बड़े बेटे को साथ मिला किसका? जुल्फिकार का इसको साथ मिला, मदद किया इस लड़ाई में, इस अभियान में। तो जाहिर सी बात है कि और तीनों भाइयों की हत्या करा करके भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांदर शाह 51 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक परंपरा चल चुकी थी कि अपने भाइयों को ख़त्म करो। पिता के मर जाने के बाद सिंहासन के लिए लड़ाई, और लड़ाई के लिए कुछ भी हो, भाई की जान जाए मायने नहीं रखती है। तो जहांदर शाह ने रफ़ी उस्सान को ख़त्म किया, अजीम उस्सान को ख़त्म किया और जहानशान को ख़त्म किया रास्ते से हटाने के बाद। और किसकी मदद से? जुल्फिकार खान के मदद से, जो औरंगजेब के वजीर असद खान का बेटा हुआ करता था। तो दोस्तों, बात करेंगे आगे। अब आता है जहांदर शाह। तो औरंगजेब के बाद बेटा उसका आया कामबख्श। और कामबख्श जो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और साहिब खबर बूढ़ा बादशाह के बाद इसका बेटा जहांदर शाह अपने तीनों भाइयों की हत्या करके मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांदर शाह बैठा, इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं चला, 1 साल चला, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बाद जो भी बादशाह बनेंगे वो नालायक और ऐसो अयासी वाले बनेंगे। तो 712 से 713 तक 1 साल के लिए ये बना। तभी जहांदर शाह जुल्फिकार खान से खुश होकर के अपना वजीर प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान को बनाया। जहांदर शाह की मदद की थी किसने? जुल्फिकार खान ने। कब? सिंहासन को पाने के लिए। और इसी बात से खुश होकर के जहांदर शाह ने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री या वजीर बनाया। ठीक है। और जहांदर शाह ने जुल्फिकार खान के पिता असद खान को, जो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का वजीर हुआ करता था, को अपना वकील बनाया। बेटे को प्रधानमंत्री, वजीर और दोस्त के पिता को, असद खां को अपना वकील बनाया। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी पावर जो थी अब असद खान और जुल्फिकार खान, असद खान और जुल्फिकार खान के हाथों में आ चुकी थी। ये दोनों ईरानी गुट के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने जहांदर शाह को बादशाह बनने में मदद की थी। जहांदर शाह ने बहादुर शाह की तरह नीतियां ही अपनाई। मतलब इसके बेटे मुअज़्ज़म या बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, बूढ़ा बादशाह, साहिब खबर के बेटे
जहांदर शाह ने अपने पिता की ही नीतियों को अपनाया, लेकिन ये अपनी नीतियों को ज़्यादा दिन तक निभा नहीं पाया क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1 ही साल का रहा। दोस्तों हम बात करते हैं पेज नंबर 5 की। इससे माना जाता है कि जिस तरीके से इसके पिता ने, दोस्तों बात करेंगे कि जैसे ही जहांदर शाह को बताया गया कि अपने पिता की कैटेगरी पे ही, नीतियों पे ही चला। क्योंकि जहांदर शाह ने भी अपने पिता के तरीके ही जजिया कर पे प्रतिबंध लगाए रखा। जहांदर शाह ने राजपूत राजाओं के साथ मेल मिलाप की नीति के उद्देश्य से ही गेव टाइटल महाराजा टू अजीत सिंह। इसने महाराजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। इसने अजीत सिंह के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं कि इसने उसे क्या दी, महाराजा की उपाधि दी। मैं अगर बात करूं तो ये कौन अजीत सिंह, तो पेज नंबर 1 में ये महाराजा अजीत सिंह, ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इसने उपाधि दी महाराजा की। ठीक है, तो हम दोस्तों बात करेंगे आगे। और गुजरात का जो सूबा हुआ करता था का सूबेदार अजीत सिंह को सूबेदारी चलाने के लिए दे दी गई। सूबेदार का मतलब होता था राज्यपाल। क्या हुआ करता था, राज्यपाल। अगर सूबेदार का मतलब देखा जाए तो राज्यपाल, सूबेदार को राज्यपाल कहा जाता था और सूबे को प्रांत कहा जाता था। जहांदर शाह ने जय सिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दी और जो आमेर के राजा जय सिंह थे उसको सवाई मिर्जा की उपाधि जहांदर शाह ने दी। और मालवा का सूबेदार, देखिए अजीत सिंह को गुजरात सूबे का सूबेदार नियुक्त किया और मालवा सूबे का सूबेदार जय सिंह को दे दी गई सूबेदारी चलाने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जहांदर शाह के शासनकाल में जोड़ा, मनजाट, बुंदेल सरदार, छत्रसाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मुगलों के बने रहे, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब दिल्ली की एक लड़की पर दिल आ गया मुगल बादशाह जहांदर शाह का, और यहीं से कहानी और ज़्यादा डगमगा गई। उस लड़की का नाम था लाल कुंवर। कहने का मतलब जहांदर शाह की प्रेमिका लाल कुंवर बनी और उसके साथ विवाह कर दिल्ली के लाल किले पर ले आया। किसे? लाल कुंवर को दिल्ली के लाल किले पर ले आया। तभी इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है क्योंकि इसने ये सबसे बड़ी गलती की थी, इसे लंपट मूर्ख। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है, तो वो है जहांदर शाह। क्यों कहा गया लंपट मूर्ख? क्योंकि जहांदर शाह ने लाल कुंवर के सभी रिश्तेदारों को बुला करके मुगल दरबार में मंत्री बना करके नियुक्त कर डाला और ऐसा होने पे जहांदर शाह की भतीजे को
हुई चिंता, क्योंकि इसका भी कोई आगे वंश नहीं है और इसके भतीजे मतलब इसके भाई के बेटे को हुई चिंता, क्योंकि इसने अपने तीनों भाइयों को खत्म कर दिया था। ठीक है, और होंगे इनके बेटे, तो इसमें से एक बेटा, इनका एक बेटा जो इसका भतीजा लगेगा, उसको ये चिंता हुई कि अब मुगल साम्राज्य डिक्लाइन की तरफ है, ऐसा काम करेगा तो निश्चित तौर पे मुगल कमज़ोर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे क्या हुआ। दोस्तों, ये भतीजा जहादर शाह के जहादर का छोटा भाई अजीम उस्सान का बेटा हुआ फरुखसियर। इसी फरुखसियर यही भतीजा है, और इसी भतीजे को हुई चिंता कि आगे इसी तरीके चलता रहा तो जल्द ही मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा, और सोचा कि किसी तरीके से जहादर शाह की हत्या करके हमें मुगल बादशाह बनना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों पेज नंबर 6 की। ये भतीजा फरुखसियर दोनों सूबेदारों के साथ मिला। दो सूबेदारों के साथ एक इलाहाबाद का सूबेदार था और एक पायना का सूबेदार। इलाहाबाद का सूबेदार था अब्दुल्ला खान, और पटना का सूबेदार था अब्दुल्ला खान का छोटा भाई हुसैन खान। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान को साथ मिला फरुखसियर का साथ मिला, और इसी के मदद से ये दोनों भाई इतिहास में सैयद बंधुओं के नाम से जाना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान को सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं दोनों ने साथ दिया फरुखसियर को। फरुखसियर मतलब जहादर शाह के भतीजे को। ये दोनों हिंदुस्तानी गुट के नेता हुआ करते थे। दोनों ये सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के नेता हुआ करते थे। आगे दोस्तों बात करेंगे, इन्हीं दोनों सैयद बंधुओं के मदद से फरुखसियर ने 1713 ईस्वी में ही जहादर शाह की हत्या करवा दी। रास्ते से हटा चाचा और भतीजे की गद्दी। जहादर शाह की हत्या करा करके अगला मुगल बादशाह बन गया फरुखसियर। तो दोस्तों हम बात करेंगे औरंगजेब। पहले हम बात करेंगे औरंगजेब था। औरंगजेब का बेटा मुअज्जम था, जो शाह आलम प्रथम, साहिब खबर, बूढ़ा बादशाह इस नाम से जाना जाता है। और मुअज्जम का बेटा था जहादर शाह, और जहादर शाह के बाद जहादर शाह का भतीजा फरुखसियर। कौन बना? फरुखसियर। तो ये रहा, ठीक है। तो असद खान और जुल्फिकार खान बेहद करीबी हुआ करते थे।
चाचा जहांदर शाह के। इसीलिए फर्रुखसियर ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। भतीजे ने फर्रुखसियर ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। बादशाह बनते ही इन दोनों की भी हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि फर्रुखसियर जो था, अब ये भी खुश हुआ सैयद बंधुओं से। ठीक है, जिस तरीके से जहांदर शाह ने अपने तीनों भाइयों की हत्या कराने के लिए मदद ली थी असद खान की और असद खां के बेटे जुल्फिकार खान की, और उसी से खुश होकर के जहांदर शाह ने जुल्फिकार खान को अपना वजीर प्रधानमंत्री बनाया और उसके पिता असद खां को अपना वकील बनाया। ठीक उसी तरीके भतीजे ने मदद ली जहांदर शाह को रास्ते से हटाने के लिए, हत्या करने के लिए सैयद बंधुओं की। और फर्रुखसियर इसी बात से खुश होकर के मुगल बादशाह, ठीक है ना, मुगल बादशाह फर्रुखसियर इसी बात से खुश होकर के अब्दुल्ला खां, सैयद बंधुओं में से पहला भाई अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया, और वजीर मतलब प्रधानमंत्री बनाया, और हुसैन अली खां को अपना सेनापति बनाया। क्या बनाया? सेनापति। मुगल काल में सेनापति को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। तो मीर बख्शी पूछा जाए या सेनापति पूछा जाए, बात आगे। अब दोस्तों हम आगे की हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 में बात करेंगे आगे की कहानी के बारे में। फर्रुखसियर के बाद कौन आया, कैसे डिक्लाइन हुआ, तो सारी बातों का जिक्र क्लास नंबर 3 में इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज क्लासों में हम बात करते हुए चलेंगे। तो फर्रुखसियर अगला बादशाह बना, और जो ये 1713 से लेकर के 1700, फर्रुखसियर को घृणित और कायर कहा गया इतिहास में। क्यों कायर कहा गया, इसके बाद में आगे एपिसोड पे, अगली क्लास पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।